नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज से जो करंट अफेयर्स की क्लास की PDF नोट्स हैं वो आपको 15-15 दिनों के अंतराल से मिलती रहेंगी, जिससे कि आपको कंप्लीट मैटर एक मैगजीन फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो आपके लिए पढ़ने में भी आसान और सुविधाजनक रहेगा और काफ़ी आपकी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम 1 जून 2020 से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला पॉइंट है रोजगार सेतु योजना। मध्य प्रदेश की सरकार ने 28 मई 2020 को जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए उनकी सहायता के लिए एक रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है। इस योजना के माध्यम से उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा जो कि अपने घरों की ओर लौट आए हैं, अन्य राज्यों से प्रवास कर चुके हैं और अपने जो होम स्टेट है वहां आ चुके हैं। और इस योजना के तहत राज्य की जनसंख्या का एक पूर्ण सर्वेक्षण भी किया जाएगा। और इस योजना के साथ ही जो MP सरकार है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई स्वामित्व योजना को लागू करने की योजना भी बना रहे हैं। भारत में इंटर स्टेट माइग्रेंट्स का कोई विशेष आधिकारिक आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, लेकिन वर्ष 2011 की जो जनगणना थी और इसके अलावा NSSO के सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो अनुमान लगाए गए हैं, इनके अनुसार देश में कुल 65 मिलियन अंतर राज्य प्रवासी हैं, जिनमें से 33% प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं। अब हम स्वामित्व योजना के बारे में बात करते हैं। तो यह जो योजना है वह ग्रामीण भूमि को मैप करने के लिए शुरू की गई थी, जो कि आबाद है, यानी आबादी वाली जो ग्रामीण भूमि है उसे उसकी मैपिंग की जाएगी और इसके लिए ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। और जो स्वामित्व जो योजना है इसका जो पूरा नाम है वह है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, जिनके प्रथम अक्षरों को हम देखें SVMITV और A, इनसे बनता है वर्ड स्वामित्व। तो इस तरह से स्वामित्व योजना इसका नाम रखा गया है। यह जो योजना है वह एकीकृत सत्यापन समाधान प्रदान करने में मदद करेगी और यह राज्यों को जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर राजस्व संग्रह करने में भी मदद करेगी। वर्तमान में जो योजना है इस कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों के अंदर, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर लॉन्च किया गया है, लागू किया गया है, जिनके अंदर प्रमुख रूप से हम बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर इसे लागू किया जा चुका है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है जल जीवन मिशन। 29 मई 2020 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन पैसों का जो उपयोग है वह छत्तीसगढ़ सरकार अपने 2023-24 के सत्र के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा करने के अंदर करेगी, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी घरों के अंदर जल का जो कनेक्शन है वो प्रदान किया जाएगा नल के माध्यम से। राज्य में 45 लाख घर हैं और इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। अब छत्तीसगढ़ के सामने इस योजना के अंदर कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि वहाँ का जो स्थानीय जो स्तर पर हम देखें तो वहाँ जो पानी के अंदर फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन जैसे रसायन घुले हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर इस पानी को प्रदूषित रखते हैं। इसके अलावा वह राज्य भूजल की कमी से भी जूझ रहा है, यानी वहाँ पर जो भूजल है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में कमी आ चुकी है। राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए वापस लौटे प्रवासी कार्यबल का उपयोग करेगी और यह मनरेगा के तहत किया जाएगा। अर्थात जो ऐसे प्रवासी श्रमिक जैसे कि जिनके लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना और रोजगार सेतु योजना जो शुरू की है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने उन वापस लौटे हुए कुशल श्रमिकों को इस योजना को लागू करने के लिए काम में लेगी। और यह जो कार्य है वह मनरेगा, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसका यूज किया जाएगा। जल जीवन मिशन के बारे में बात करें तो यह जो मिशन है इसका लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। उसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं।
CIPET का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया गया है। पहले इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था। अब इसको प्लास्टिक इंजीनियरिंग के स्थान पर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कर दिया गया है और इस नाम परिवर्तन को तमिलनाडु सोसाइटी एनरोलमेंट एक्ट 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। CIPET का जो मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक का विकास में योगदान देना और यह शिक्षा और अनुसंधान के कार्यक्रम पर भी केंद्रित है। यह संस्थान नवीन प्लास्टिक आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब इसमें UNDP के बारे में बात करें तो CIPET जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करता है और UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा CIPET को OPEC जो कि पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और UNIDO जो कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी कहा जाता है, इनसे भी इसे सहायता प्राप्त हो रही है। UNIDO के बारे में बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वह 1966 के अंदर की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। UNIDO का जो उद्देश्य है वह सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। भारत में पेट्रोकेमिकल की बात करते हैं तो पेट्रोकेमिकल उद्योग भारत में तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोकेमिकल उद्योग 4 प्रमुख श्रेणियों के अंदर विभाजित है, जिनके अंदर पॉलीमर, इलास्टोमर्स, सिंथेटिक फाइबर और सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट, ये 4 जो इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। इसके अलावा मुंबई जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है उसमें उसका केंद्र है। हाल ही में नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, उन्हें ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC यानी इंडियन ओलंपिक कमीशन के सदस्य बने थे। अपने प्रतिद्वंदी अनिल खन्ना को भारी मतों के अंतर से उन्होंने हराया। बत्रा 4 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर निर्वाचित किए गए हैं। ओलंपिक चैनल आयोग IOC सत्र, IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने के लिए इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले वर्ष 2014 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 से 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। वे साल 2003 से साल 2013 तक दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। मोंटेनेग्रो क्या है? ये यूरोपीय महाद्वीप का एक ऐसा देश है जिसने स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है। मोंटेनेग्रो बाल्कन प्रायद्वीप के तट पर स्थित है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में एक यूरोप का एक देश है। मोंटेनेग्रो अपने आच्छादित पर्वतों, हिमनद झीलों और चहल पहल वाले समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। इसका मैप आप देख पा रहे हैं, ये जो मैप है इसका, इस मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह जैसे कि बाल्कन तट पर स्थित है, तो इसमें हम दिशाओं के बारे में देखते हैं तो इसके जो पूर्वी भाग में इसकी पूर्वी सीमा लगती है क्रोएशिया से, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये जो सीमा है ये क्रोएशिया से इसकी लगती है। ये जो सीमा है ये क्रोएशिया से लगती है। इसके अलावा इसकी उत्तर पूर्वी से जो सीमा है बोस्निया और हर्जेगोविना से लगती है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा बोस्निया और हर्जेगोविना से, और इसकी पश्चिमी सीमा क्रोएशिया से। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको फिर हम रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से कि मोंटेनेग्रो का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी सीमा है, वो क्रोएशिया से लगती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो बोस्निया और हर्जेगोविना से इसकी सीमा शेयर करता है। इसके अलावा इसके उत्तर पूर्व के अंदर सर्बिया स्थित है। इसके पूर्व में कोसोवो नाम का जो देश है वह स्थित है, और इसके दक्षिण पूर्व के अंदर अल्बानिया स्थित है, और इसके दक्षिण और दक्षिण पूर्व के भाग के अंदर एड्रियाटिक जो सागर है वह स्थित है। इस प्रकार से इसकी जो लोकेशन है वो हम इसको देख पा रहे हैं। ये इसकी लोकेशन के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं, ये जैसे कि इसमें बताया गया है सीमा विस्तार के बारे में बताया गया, जिसकी हमने बात की मैप में। इसकी प्रशासनिक राजधानी पॉडगोरिका है।
और सेटिंजे को पुरानी शाही राजधानी के रूप में नामित किया गया है। मोंटेनेग्रो डैन्यूब नदी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग यानी इंटरनेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डैन्यूब रिवर का एक सदस्य देश है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डैन्यूब रिवर के बारे में, जिसे ICPDR भी कहा जाता है। तो यह जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना डैन्यूब रिवर प्रोटेक्शन कन्वेंशन के द्वारा की गई थी, जिस पर वर्ष 1994 के अंदर बुल्गारिया में डैन्यूब नदी के अंतर्गत आने वाले देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका जो सचिवालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। अब मोंटेनेग्रो जो डैन्यूब नदी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग यानी इंटरनेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डैन्यूब रिवर का एक सदस्य है। ध्यान देने की बात है, इस देश का जो 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जो क्षेत्र है वह डैन्यूब के जलग्रहण क्षेत्र यानी डैन्यूब कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। इस मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डैन्यूब का एक कैचमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र आप इसमें देख सकते हैं। ये डैन्यूब नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह से आगे बढ़ती हुई ये आगे समुद्र में गिरती है। तो इस मैप को आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगला हमारा टॉपिक है इंटरहैम मिलिशिया। इंटरहैम मिलिशिया क्या है? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में सक्रिय हुतू अर्धसैनिक संगठन है। इसका जो गठन है वह 1990 के आसपास रवांडा की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी के द्वारा नेशनल रिपब्लिकन मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के एक युवा विंग के रूप में किया गया था। इंटरहैम मिलिशिया रवांडा नरसंहार का मुख्य अपराधी माना जाता है। यह जो संगठन है इसे रवांडा नरसंहार का जो मुख्य अपराधी माना जाता है, जिन्होंने अप्रैल 1994 से जुलाई 1994 के दौरान लगभग 5 लाख से 10 लाख तुत्सी और त्वा और उदारवादी हुतू लोगों की हत्या की थी। रवांडा नरसंहार में हुतू जनजाति से जुड़े चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लोगों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया था। उल्लेखनीय है कि रवांडा की जो कुल आबादी में हुतू समुदाय की हिस्सेदारी 85% है, किंतु लंबे समय से तुत्सी अल्पसंख्यकों का देश पर दबदबा बना रहा था। मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल। हाल ही में मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल के द्वारा सस्टेनेबल टूना हैंडबुक प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जो ब्लू MSC लेबल के साथ में 54,000 टन से अधिक टूना मछली की बिक्री की गई, जबकि वर्ष 2015-16 के अंदर यह मात्रा 21,500 टन थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2015-16 की तुलना में 2018-19 के अंदर इसमें काफ़ी दोगुने से भी अधिक वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा टूना के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व टूना दिवस भी मनाया जाता है, जो कि टूना नाम की मछली के लिए समर्पित है। मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल जो है वह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो स्थायी रूप से मछली पकड़ने हेतु मानक निर्धारित करता है। MSC की जो स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्ष 1999 में इसे संस्थापक सहयोगियों ने जिनमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF और यूनिलीवर है, इनसे अलग करके एक स्वतंत्र निकाय इन्हें बना दिया गया था। इसके विजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो MSC का जो विजन है वह विश्व के महासागरों की सुरक्षा करना, जो कि वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित समुद्री भोजन की आपूर्ति करते हैं। इसका मिशन स्थायी रूप से मछली पकड़ने की प्रथाओं की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत कर विश्व के महासागरों के स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए पारिस्थितिकी और मत्स्य प्रमाणन कार्यक्रम का उपयोग करना है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हुए और बारी है हमारी आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ में भागीदारी की है? आप अपना जवाब इसमें वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है TCS के साथ में। TCS जिसका पूरा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसके साथ में श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक भागीदारी की है। श्रम रोजगार मंत्रालय ने इस साझेदारी में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है और जो नेशनल कैरियर स्कीम परियोजना है उसके द्वारा कैरियर काउंसलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन
और कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि के लिए रोजगारी संबंधी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आपको देना है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एनपीसीआई ने हाल ही में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित किस चैटबॉट को लॉन्च किया है? इसका जवाब आपको हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपके जो सुझाव और जो आपके फीडबैक्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।